हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी क्लास 10th का ज्योग्राफी का सीरीज़ चल रहा है, तो उसी का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। आज इसका टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन ये टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, संसाधन रिसोर्सेज को बोलते हैं बेसिकली, यानी वह सभी चीज़ें जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। अब नियोजन क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग होता है ना, प्लान बनाना, ठीक है, वही प्लानिंग जो है वो नियोजन होता है, प्लानिंग। अब देखो, प्लान मतलब जैसे हम जैसे अगर आपको स्कूल भी जाना है तो आप प्लान बनाते हो कि भाई हमें क्या क्या होमवर्क मिला था, वो सब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नोटबुक हमने रखी कि नहीं रखे, जो चैप्टर हमें पढ़ने के लिए दिया था वो हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सब चीज़ें हम पहले से ही एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब भी आप प्लानिंग करते हो, जैसे कि भाई जो डेट शीट है वो किस मतलब कैसी है, कितने दिन का गैप है, कौन सा पेपर पहले है, मैथ्स या साइंस कब है, तो उस हिसाब से आप अपने दिमाग में प्लानिंग बना लेते हो कि हाँ भाई इतने दिन मैं ये पढ़ूंगा, इतने दिन ये पढ़ूंगा, तो उससे मेरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम कहीं पर भी हमें जाना होता है तब भी हमें प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। मतलब कुछ भी काम अगर आपको करना है, सुबह उठते ही हमारी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो, जैसे हमें पता है कि जो संसाधन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी देश के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब ऐसे में जो भी देश के पास रिसोर्स है, ठीक है, यानी जो संसाधन है, अगर उसका प्लान तरीके से मतलब एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन अगर नहीं होगा, यानी उपयोग नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हम संसाधन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए संसाधन क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है, यानी प्लानिंग की जाती है रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरफ के संसाधन की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, तो कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधन की कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से लगभग भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। देखो बच्चों, अब हमें बोला गया इसमें कि अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर जैसे अगर आप झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अगर राज्य लेते हो तो यहाँ पर कोयला और खनिज का भंडार है, ठीक है। जबकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पर जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान जैसे राज्य की बात करें तो जहाँ पर पवन ऊर्जा का जो है वो बहुत अच्छा संसाधन स्रोत हमारा उपलब्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं। अब ऐसे में क्योंकि
कोई राज्य तो संपन्न है, मतलब उनके पास अपना खुद का रिसोर्स है, संसाधन है। कुछ ऐसे राज्य जिनके पास संसाधन है ही नहीं। तो अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, जो उपलब्ध संसाधन है उसका हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि भारत के सभी राज्य जो 28 स्टेट्स हैं उन सबका जो है वो क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है। अब अगर हम बात करें भारत में नियोजन, ये टॉपिक है। भारत में नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, स्टेप्स है मतलब ये। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जो हमें पता होना चाहिए, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, भारत में संसाधन नियोजन के स्टेप्स यानी कि सोपान। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। यानी कि सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान करनी है, ये पहचानना है कि कहाँ पर कौन सा संसाधन उपलब्ध है। ठीक है। और उसका क्या बना लेना है आपको, लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। लिस्ट में क्या होगा, उसमें लिखा होगा कि भाई कहाँ पर कौन सा संसाधन जो है वो उपलब्ध है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, झारखंड वगैरह में कोयला खनिज पाया जाता है। इस तरीके से आपके मात्रात्मक और मात्रात्मक हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे राज्य, कौन से राज्य में कौन सा संसाधन जो है वो उपलब्ध है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब जब हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, तो अब हमें क्या करना है, ये योजना बनानी है कि कौन सी तकनीक, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें कौन सा संसाधन इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित होना चाहिए। यह समन्वय का मतलब क्या होता है बच्चों, तालमेल। ठीक है। यानी कि जो आपके पास संसाधन हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं वो, और आपके देश की जो योजना है, मतलब आपको अगर देश के विकास के लिए अपनी योजनाएं बनाई हैं, तो उन दोनों में तालमेल होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है, जो हमारे पास संसाधन है उसका इस्तेमाल हमें किस लिए करना है, विकास के लिए करना है। ठीक है। तो जो आपने संसाधन के इस्तेमाल की जो आपने लिस्ट बनाई है, जो भी आपने एक टारगेट सेट करा है, और जो देश के विकास के लिए आपने एक टारगेट सेट करा है, वो दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। ताकि दोनों के दोनों जो है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि जो है जो संसाधन हमारे पास है उपलब्ध, उसका इस्तेमाल करके हम अपने देश का विकास जो है वो कर सकें। ठीक है बच्चों। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत में इनका सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि बच्चों, केवल संसाधन होने से किसी देश का विकास नहीं होता है। जो संसाधन आपके पास है, अगर जब तक आप उसका उपयोग ढंग से नहीं करोगे, ठीक तरीके से नहीं करोगे, देश के विकास में नहीं करोगे, तब तक उस देश का विकास जो है वो संभव नहीं है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जिस देश के पास संसाधन नहीं है,
मतलब जिनके पास अपना खुद का संसाधन है लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रदेश के पास संसाधन नहीं है वो फिर भी जो है वो विकसित है या आगे है उसकी तुलना में। तो उसका मतलब क्या है कि संसाधन का बेहतर तरीके से उपयोग करना इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके पास संसाधन है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि अगर आपके पास संसाधन है और अगर आप उसका उचित प्रकार से उपयोग कर रहे हो तो आपके देश का विकास संभवतः ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसमें एक उपनिवेश काल का एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि जैसे अंग्रेज, हम लोग जो हैं अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के। तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसका उपयोग किया उन्होंने अपने देश के विकास के लिए, ठीक है, ना कि हमारे देश के विकास के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो संसाधन उन्हें मिल रहा था उसका उन्होंने उपयोग किया अपने फायदे के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा संसाधन का संरक्षण। देखो, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है, यानी सेव करना। तो संसाधन को हमें बचाने की जरूरत क्यों है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी बुक, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हाशिए के लिए। देखो, अब इसमें बोला क्या जा रहा है बच्चों कि जो संसाधन है, जैसे हम जानते हैं कि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसका अत्यधिक उपयोग करेंगे, इसका शोषण करेंगे, इसका दोहन करेंगे, तो इससे जो संसाधन है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। अब गुणवत्ता में कमी आने की वजह से क्या होगा, संसाधन का हाशिए होगा, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका हम उपयोग जो है वो पहले की तरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संसाधन का जो भी दोहन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो हैं वो इस चीज़ के लिए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। यह अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब अगर हम इस बॉक्स में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। 1987 में ब्रूट्सलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की है और संसाधन संरक्षण की वकालत की है। यानी हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो दो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक सतत पोषणीय विकास है आपका, और एक संसाधन का संरक्षण है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, जो विकास है, संसाधन मतलब जो भी हम संसाधन का उपयोग करके विकास कर रहे हैं वो हमें आने वाली भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के करना है और संसाधन के दोहन को रोकना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टर्म है संसाधन का संरक्षण, यानी कि जो भी आपके पास संसाधन है उसका आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस ढंग से कीजिए कि संसाधन बर्बाद ना हो। ठीक है, इसके अलावा रियो डी जेनेरो का सम्मेलन हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में पहले। अब अगला टॉपिक क्या है, चलो ये देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है हमारा
भू संसाधन, यानी कि जो भूमि है वो एक संसाधन, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हम अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि घर उसी पे बनता है, आपका फैक्ट्रियाँ बनती हैं। ठीक है, आप खेती करते हो उसी पर ही, कृषि उसी पर है, स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर, रेलवे सब उसी के ऊपर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास जो भूमि है, जो अर्थ है, उस पर जो भूमि है वो क्या लिमिटेड है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है ये पूरा जो एरिया है, इसमें 3/4 तो जल है, केवल 1/4 जो है वो क्या है, भूमि है, ज़मीन है। ठीक है, जिस पर कि सभी काम जो है वो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे पढ़ते हैं जरा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, जैसे कहीं पर पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं द्वीप है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग में विस्तृत है और वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि भारत में कहीं पर पर्वत है, ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर द्वीप है। इस तरीके से क्या है, पूरे भारत में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो स्थल आकृतियाँ हैं वो विभिन्न है। ठीक है, अब ऐसे में हम उस संसाधन का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भूमि उपयोग का डेटा दिया हुआ है हमें कि हम भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया है, भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। देखो बच्चों, ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये है आपका पठार पूरा, अगर आप 100% ले रहे हैं तो। ठीक है, अब ये जो है आपका है पर्वत इतना, और ये है आपका मैदान जहाँ पर सारे काम होते हैं। ठीक है, तो पर्वत और पठार तो हमें पता है, ये मतलब ये तो खनिज का एक स्रोत हो गया। लेकिन जो ये मैदानी एरिया है, इसी का उपयोग हम हर एक मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण, जैसे कृषि करने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, तो ये जो है 43% एरिया जो है यही यूज़ हो रहा है। ठीक है बच्चों, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि जो है उसमें कुछ भूमि जो है बंजर है, कुछ जो है वो कृषि योग्य भूमि है। गैर कृषि परियोजनाओं के लिए जो भूमि है, जैसे कि इमारत बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब अब जो परती खाली पड़ा हुआ है, इसके अलावा और कौन कौन सी ज़मीनें हैं जो हम जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो स्थायी चारागाहों और अन्य गोचर भूमि, यानी कि जो बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, तो उसे चारागाह बोलते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि जो है होती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती न की गई हो। ठीक है, यानी कि भूमि क्या है, बंजर है
और 5 साल से 5 वर्षों के अंदर वहाँ पर कोई खेती जो है वो नहीं की गई है। इसके अलावा पड़ती भूमि होती है जो खाली पड़ी होती है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वो होता है, ठीक है। यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा होगा, जिस पर वर्तमान में खेती जो है वो की जा रही है, ठीक है बच्चों। ये है अब आपका डेटा दिया हुआ है पूरा, देख सकते हो आप। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये हमें ऐसे पेपर में पूछा नहीं जाता कि कितना परसेंट है, बस जस्ट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के लिए भूभाग उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि अब इसमें हमें क्या बताया है कि भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, खेती के लिए कर रहे हैं कि घर बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि विकासात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो भूमि है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम ये पढ़ने वाले हैं, ये हमारे पास जितनी भी भूमि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका केवल 93% ही हमारे पास डेटा जो है वो है, ठीक है। बाकी का हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास डेटा। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन में इतनी बड़ी संख्या के लिए चारागाह उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। और ये बच्चों ये आज सच इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से ये पढ़ चुके हैं लगभग। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि परियोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइन, उद्योग आदि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भू संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर बोला क्या है कि जो भूमि उपजाऊ है, ठीक है, यानी जो भूमि उपजाऊ है उसका उपयोग तो केवल किस लिए होगा, खेती के लिए होगा, ठीक है। लेकिन जो भूमि पड़ती है, ठीक है, या बंजर है, या जिसका हम कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर हम कृषि जो है वो नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन जगहों का इस्तेमाल किस लिए होगा? तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए आपका, ठीक है, सड़कें बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए, बस्तियाँ बनाने के लिए, बस्तियाँ बसाने के लिए और उद्योग आदि लगाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना याद रखना है अपने दिमाग के अंदर कि जो भूमि का उपयोग हम करते हैं वो दो उद्देश्य हैं उसके। तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा? खेती, ठीक है। तो खेती, जैसे हमें पता है अनाज तो बहुत ज़रूरी है, तो खेती जो है वो उपजाऊ भूमि पर की जाती है। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, चाहे उद्योग लगाना है, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे रेलवे लाइन का विस्तार करना हो, उन सब चीज़ों के लिए ऐसी ज़मीनें चुनी जाती है जो परती हो या बंजर हो, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा भू निम्नीकरण और संरक्षण। भू निम्नीकरण का मतलब देखो बच्चों क्या होता है? भूमि, जो भी हमने पढ़ा, एक संसाधन है, जब उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। क्या आती है? गुणवत्ता, सॉरी, गुणवत्ता में कमी हो तो उसे हम बोलते हैं निम्नीकरण, ठीक है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भू-भाग से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत, 56% क्षेत्र जल अपरदित हैं और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय हैं। कुछ मानव क्रियाओं द्वारा वनोन्मूलन, अतिचारण, खनन ने ही भूमि को निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है, ठीक है बच्चों। तो अब भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि की जो गुणवत्ता में कमी आ रही है, उसका कुछ कारण क्या है? सबसे पहले वन उन्मूलन, यानी कि पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई करने की वजह से जो भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आती पशुचारण, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर घास है, ठीक है। अब जो पशु है वो क्या करते हैं? इस लेयर को खा लेते हैं वो, ठीक है। मतलब ये घास है, उन्होंने खा लिया। अब ये जो भूमि है खाली पड़ा हुआ है, तो अगर हवा आएगी या मान लो बारिश आएगी तो जो मिट्टी का जो उपजाऊ कण है ये पानी के साथ बह के चला जाएगा। इससे क्या होगा? भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी। इसलिए अति चराई को भी रोकना चाहिए, ठीक है। अब अगला है खनन। खनन में देखो बच्चों क्या, जैसे मान लो यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर मान लो आपको कोयला आपको मिला है, ठीक है। तो इसके लिए कोयला निकालने के लिए इस ज़मीन को खोदा जाएगा। खोदने के बाद मिट्टी जो है वो साइड में इस तरीके से लगा दी जाएगी और अंदर से कोयला निकाला जाएगा। अब इससे में ये जो मिट्टी है वो खाली पड़ी हुई है, ऐसे में क्या होगा? हवा और पानी के साथ जो मिट्टी है वो बहकर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा? मिट्टी की जो उपजाऊपन है, जो गुणवत्ता है, उसमें कमी आएगी। अब खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशु चारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होता है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली
अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य कारण बना है। भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपटने के तरीके। अब जैसे इसमें बोला है कि जो भी समस्याएं हम देख रहे हैं भूमि निम्नीकरण के लिए, तो उस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे एक जो महत्वपूर्ण हम चरण मतलब काम कर सकते हैं वो है वनारोपण, यानी कि पेड़ लगा करके। ठीक है, जैसे अगर पेड़ लगाएंगे तो उससे जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती है। इससे जो मिट्टी के कण हैं वो पानी के साथ या हवा के साथ बह करके कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है। चारागाहों का उचित प्रबंधन कुछ हद तक मदद कर सकता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारा नियंत्रण और रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियों लगा करके स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात उत्सर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है, पहला हमें क्या बताया है, वृक्षारोपण। दूसरा, चारागाहों का उचित प्रबंधन, यानी कि जो चारागाह हैं उनमें पशु तो चराए जाएं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सारी की सारी घास जो है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, यानी कि कुछ हद तक घास जो है वो ज़मीन में लगा रहना चाहिए, जिससे कि मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो रेत है, ठीक है, जो कि पता है हवा के साथ बह जाएगा, तो यहाँ कंटीली झाड़ियाँ लगाई जाए। ठीक है, जिससे कि जो झाड़ियाँ का जो जड़ है वो क्या करेगा, मिट्टी को बहने से रोकेगा। ठीक है, इसके अलावा खनन का नियंत्रण करके कि जो खुदाई की जा रही है तो इस प्रकार से की जाए कि मिट्टी जो है वो बहे ना कहीं पर भी। ठीक है, इसके अलावा जो उद्योग हैं वहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा है उसको साफ किया जाए और ऐसे ही उसको नदियों में ना बहा दिया जाए। इससे जल प्रदूषण जो है वो रोका जा सकता है। ठीक है, और मृदा प्रदूषण भी रोका जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चाव जनक शैल और संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं और मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो किससे, जैव जो हम अभी पढ़ा है हमने, और अजैव दोनों ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और मृदा के अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, यानी सड़े गले पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी की क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं।